आज कक्षा 10 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है संचार माध्यम, इसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। इसे प्राथमिक संचार मॉडल के अवयव में हमने इसका नाम सुना था और ये दूसरा चैप्टर है। इसके बारे में जानेंगे कि संचार माध्यम आखिर है क्या, विस्तृत जानकारी। तो संचार माध्यम अर्थात डेटा तथा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिन माध्यमों के द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं, उन माध्यमों को संचार माध्यम कहते हैं। अर्थात जिनके द्वारा डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाता है या प्राप्त किया जाता है, उन माध्यमों को संचार माध्यम कहते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तार से जोड़ करके और दूसरा है बिना तार के द्वारा। वही हैं इसके प्रकार, पहला वायर्ड मीडिया और दूसरा है वायरलेस मीडिया, तार माध्यम और बेतार माध्यम। तो इसके पहले प्रकार में इसकी चर्चा करते हैं, तार माध्यम की। डेटा तथा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब तार द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं तो वे माध्यम तार माध्यम कहलाते हैं। अब तार के बारे में कि तार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला ट्विस्टेड पेयर वायर, दूसरा है कोएक्सियल केबल और तीसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल। तार के पहले प्रकार में ट्विस्टेड पेयर वायर, यह डेटा संचरण का सबसे सस्ता माध्यम है। परस्पर लिपटे हुए तारों के जोड़े को ट्विस्टेड पेयर वायर कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, 2 तार आपस में लिपटे हुए, यही जोड़े कहलाते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर। टेलीफोन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इन्हीं ट्विस्टेड पेयर वायर का प्रयोग किया जाता है। इसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने डेवलप किया था। तार सस्ता है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ कमियां होंगी, जिसके कारण और आगे के 2 तार डेवलप किए गए। जानते हैं इसके बारे में। इस तार की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें डेटा स्थानांतरित होते समय दोहरे आवाज़ की समस्या उत्पन्न होती थी, जिससे डेटा संचरण में बाधा उत्पन्न होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए कोएक्सियल केबल को डेवलप किया गया। कोएक्सियल केबल के बारे में, इस तार को लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। टीवी के पीछे डिस्कनेक्शन इसी तार से जोड़ा जाता है। जी हाँ, वही केबल है ये। इसे डिस्क के तार के नाम से भी जाना जाता है। इस तार के मध्य में एक तांबे का तार, उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण और उसके ऊपर तार की जाली होती है, और सबसे ऊपर ब्लैक कलर का प्लास्टिक का जैकेट होता है, जो तार को वातावरण की नमी और धूल से बचाता है। अब ये तार क्यों प्रयोग की गई? क्योंकि डेटा स्थानांतरण में दोहरे आवाज़ समस्या के कारण ट्विस्टेड पेयर वायर में जो समस्या आती थी दोहरे आवाज़ की, उस समस्या के निदान के लिए इस तार को डेवलप किया गया था, और इसका सर्वाधिक प्रयोग डिस्कनेक्शन में किया जाता है। इसे 1880 में ओलिवर हैवेसाइड ने डेवलप किया था। तार का तीसरा प्रकार है फाइबर ऑप्टिक केबल। यह सबसे नवीनतम तकनीक है। चित्र में जैसा दिख रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल यह संचार की सबसे नवीनतम तकनीक है। इसमें डेटा तथा सूचना को स्थानांतरित करने के लिए कांच के पतले रेशे समान पतले फाइबर का प्रयोग किया जाता है, जो लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न संकेत युक्त प्रकाश को
स्थानांतरित करने का प्रयास करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में ऊर्जा की खपत कम होती है। इस केबल में बैंडविड्थ अधिक, शोर अत्यंत कम अर्थात नॉइज इफेक्ट अत्यंत कम और डेटा स्थानांतरण अत्यधिक तीव्र गति से होता है। इस केबल के माध्यम से लंबी दूरी के संचार स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु इनको स्थापित करने और इनके रखरखाव में अन्य केबलों की अपेक्षा अधिक खर्च आता है। ये कोएक्सियल केबल की तुलना में 10 गुना गति में तीव्र और 20 गुना वजन में हल्की होती हैं। कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल में अगर एक अंतर देखा जाए तो दो कोएक्सियल केबल को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उनका जॉइंट गांठ के रूप में दिखाई पड़ता है, जबकि दो फाइबर ऑप्टिक केबल को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उनका जॉइंट गांठ के रूप में नहीं दिखाई देता, जैसे लगता है कि उन्हें आपस में चिपकाया गया है। इसे नरेंद्र सिंह कपानी ने डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यम का दूसरा प्रकार है वायरलेस मीडिया अर्थात बेतार माध्यम। अभी तक जो हमने 3 तार के बारे में पढ़े वे तार के प्रकार थे। अब बिना तार के द्वारा डेटा का संचरण। तो बेतार माध्यम किसे कहते हैं? जब डेटा तथा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना तार द्वारा स्थानांतरित किया जाता है तो उसे बेतार संचार माध्यम कहते हैं। इस माध्यम द्वारा डेटा संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, जिसके 2 प्रकार हैं वायरलेस मीडिया के, जिसमें पहला है रिपीटर और दूसरा है सैटेलाइट। और भी हैं इसके अलावा जिनके नाम है वाईमैक्स और ब्लूटूथ, जो भी बेतार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं रिपीटर की। तो रिपीटर, ये एंटीना दिख रहा होगा इमेज पे। 2 मोबाइल बात करने के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए हम इन्हीं टावर पर लगे एंटीना का प्रयोग करते हैं। रिपीटर के माध्यम से डेटा संकेतों को पैराबोलिक आकृति, पैराबोलिक मतलब होता है वलयाकार आकृति, वलयाकार आकृति के एंटीना द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। इन एंटीने को ऊंचे पहाड़ों, ऊंची बिल्डिंगों और ऊंचे टावरों में स्थापित किया जाता है। अब इन्हें ऊंची जगह पर स्थापित करने का आशय क्या है? जिससे भौगोलिक क्षेत्र की बाधा संचार में व्यवधान न उत्पन्न कर सके। यहाँ पर इसका प्रयोग दिखाया जा रहा है, इसे जूम करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में। तो पृथ्वी की गोलाई को ध्यान में रखते हुए इन रिपीटर्स को लगभग 20 से 30 मील की दूरी पर स्थापित किया जाता है। इस संचार माध्यम की गति तीव्र होती है और इनके माध्यम से अधिक मात्रा में डेटा प्रसारित किया जा सकता है। रिपीटर्स का प्रयोग देखने को कहाँ कहाँ मिलता है, अर्थात किन संचार के लिए इन रिपीटर्स का प्रयोग होता है? वर्तमान समय में इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन सेवाएं, रेडियो प्रसारण, टीवी प्रसारण में किया जा रहा है। इसकी एक इमेज, एक टावर के द्वारा क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं। एक घर में ब्रॉडबैंड एक्सेस कर रहे हैं, दूसरी जगह पर एक कैफ़े में हॉटस्पॉट है जहाँ पर कई लोग आकर के इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं।
ऊपर एक यूज़र कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट प्रयोग कर रहा है। इसी प्रकार अलग अलग प्रयोग देखे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। ये चित्र सभी लोगों ने देखा होगा टीवी पर। जी हाँ, सभी सही पहचाना सभी ने, सैटेलाइट। हम यहाँ पर बात करते हैं डेटा और सूचनाओं के संचरण की, अर्थात कम्युनिकेशन की। ये भी सैटेलाइट है, अर्थात संचरण करने के लिए। तो लंबी दूरी के डेटा स्थानांतरण के लिए हमें कई सारे रिपीटर केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है। अर्थात सैटेलाइट क्यों डेवलप किए गए, इसके पहले हमने पढ़ा रिपीटर। लंबी दूरी का जब डेटा स्थानांतरण किया जाता है तो उसके लिए हमें कई सारे रिपीटर केंद्र स्थापित करने होते हैं। जैसा कि बताया था 20 से 30 मील की दूरी पर। तो लंबी दूरी का संचार करना है तो कई सारे रिपीटर स्थापित करने पड़ेंगे। इनको स्थापित करने पर अधिक खर्च आएगा। इस खर्च को कम करने के उद्देश्य से इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थात उपग्रह जिसे हिंदी में कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डेवलप किया गया। ये जैसे दिख रही हैं, पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट अपने अपने ऑर्बिट पर घूम रही हैं। इसके बारे में, सैटेलाइट को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इसके द्वारा पूरी दुनिया के किसी भी कोने में डेटा प्रसारित किया जा सकता है। इस सैटेलाइट में सूक्ष्म रिले केंद्र होते हैं जो सेंडर एंटीना द्वारा सिग्नलों को प्राप्त करते हैं और उन्हें पुनः सेंड कर देते हैं, जिसे पृथ्वी पर उपस्थित रिसीवर एंटीना द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसका प्रयोग टीवी प्रसारण, रेडियो प्रसारण और आदि में इसी के माध्यम से संपन्न होते हैं। सैटेलाइट की ही बात की जाए तो सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट के आधार पर, अर्थात ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि इस तीसरे चित्र में दिखाया जा रहा है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, जूम करके देख सकते हैं। लो ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट, और ये दोनों सेम है, जीईओ और एचईओ। हाई ऑर्बिट, अर्थात जीईओ का है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इनकी ऊंचाई के बारे में, जो पृथ्वी की सबसे लो कक्षा होती है जिसे एलईओ कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, यह 0 से लेकर के 2000 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा कहलाती है। इस कक्षा में अधिक सैटेलाइट होते हैं जो कम दूरी पर होते हैं, अर्थात इन सैटेलाइट्स की पृथ्वी से दूरी 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। क्योंकि ये सैटेलाइट पृथ्वी से कम दूरी पर होते हैं, इसलिए इन्हें और सैटेलाइट के मुकाबले ज़्यादा तेज़ गति से पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ती है, जिस कारण ये सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के काफ़ी चक्कर लगा लेते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट वाले की बात हो रही है। इस पर ख़ास तौर से कौन कौन से सैटेलाइट प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आर्मी के हैं या सिक्योरिटी रीजन से रिलेटेड जो सैटेलाइट हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट पर चक्कर लगाते हैं। दूसरा आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, अर्थात एमईओ। ये 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है इनकी, जो कहलाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट के मुकाबले ये सैटेलाइट
पृथ्वी की परिक्रमा कम समय में करते हैं। एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी के 2 चक्कर लगाती है। खास तौर पर इन सैटेलाइट्स का उपयोग जीपीएस ट्रैकिंग में किया जाता है। जो मोबाइल में हम मैप देखते हैं, जीपीएस ट्रैकिंग देखते हैं, वो सभी सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट पर मूव करती हैं या चक्कर लगाती हैं। तीसरी आती है जीईओ, या इसे एचईओ भी कहते हैं, अर्थात हाई अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती हैं। इन सैटेलाइट्स का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है, यानी कि ये जितने समय में पृथ्वी अपने स्थान पर घूमती है, ठीक उतने ही समय में ये सैटेलाइट पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है। अधिकांश जीईओ सैटेलाइट्स पृथ्वी के एक निश्चित स्थान पर ठीक ऊपर स्थित रहती है। ये टेलीविज़न के लिए इन्हीं सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट्स की और अधिक बात करें तो भारत की सबसे पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था और जो विश्व की पहली सैटेलाइट थी उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। 1957 में सोवियत संघ द्वारा पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये जो राइट साइड में इमेज दिख रही है, यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आगे चलते हैं। वाईमैक्स। वाईमैक्स का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है। वाईमैक्स के माध्यम से लंबी दूरी के लिए बिना तारों की सहायता से डेटा संचरण किया जा सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मोबाइल इंटरनेट सुविधा प्रदान करने में किया जाता है। यह एक दूरसंचार प्रोटोकॉल है, अर्थात वाईमैक्स एक दूरसंचार प्रोटोकॉल है। आगे चलते हैं ब्लूटूथ के बारे में। सभी ने इसका प्रयोग और इसका नाम देखा और सुना होगा मोबाइल पर। जहाँ इसके माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडेम आदि को बिना तार के द्वारा आपस में जोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग कम दूरी, लगभग 10 से 100 मीटर के बीच तक रेडियो तरंगों का प्रयोग कर एक कंप्यूटर नेटवर्क भी बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, अर्थात संचार की अवस्थाएं। पहले चैप्टर में हमने ट्रांसमिशन के मोड पढ़े थे और इस चैप्टर में डेटा ट्रांसमिशन के मोड हैं। थोड़ा अंतर है दोनों में। तो डेटा तथा सूचना को उनकी दिशाओं के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है सिंप्लेक्स अर्थात एक मार्गी, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स अर्ध द्विमार्गी, तीसरा है फुल डुप्लेक्स पूर्ण द्विमार्गी। इसे चित्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। पहला जो चित्र है सिंप्लेक्स का, उसमें एरो केवल एक ही तरफ है। दूसरे फिगर में हाफ डुप्लेक्स में एक बार एरो एक तरफ है, दूसरी बार एरो दूसरी तरफ है, अर्थात बीच में लिखा है और, अर्थात या। तीसरे फिगर में फुल डुप्लेक्स में सेम ऐसे ही है, हाफ डुप्लेक्स की तरह, और उसमें लिखा है और। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं आगे। तो पहला जो प्रकार है डेटा ट्रांसमिशन मोड्स का, वो है सिंप्लेक्स अर्थात एक मार्गी, अर्थात जिसका एक ही मार्ग हो। तो डेटा ट्रांसमिशन की इस अवस्था में डेटा का
संचरण केवल एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल जिसे कहते हैं। जैसे कंप्यूटर से जुड़ा कीबोर्ड, अर्थात कीबोर्ड के द्वारा हम मैटर को टाइप करके कंप्यूटर पर पहुंचा सकते हैं, वापस कीबोर्ड पर कोई डेटा रिसीव नहीं होता। टेलीविज़न सेट आदि ये सभी सिम्प्लेक्स के उदाहरण हैं। रिमोट सिद्धांत भी इसी पर काम करता है। जिस प्रकार टीवी का रिमोट की कोई बटन दबाएं तो टीवी पर चैनल चेंज होते हैं, वापस से रिमोट पर कोई भी डेटा रिसीव नहीं होता। ये रहा चित्र टीवी का रिमोट। आगे चलते हैं, हाफ डुप्लेक्स। तो डेटा ट्रांसमिशन की इस अवस्था में डेटा का संचरण या ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में संभव है। डुप्लेक्स लिखा है अर्थात द्विमार्गी, और उसके पहले लगा है हाफ, अर्थात दोनों दिशाओं में संभव है, परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में। इसके प्रकार हैं जैसे वॉकी टॉकी, इसके उपयोग में आता है मॉडेम और हार्ड डिस्क आदि भी, ये सभी हाफ डुप्लेक्स के उदाहरण हैं। वॉकी टॉकी नाम सुना होगा या देखा भी होगा पुलिस वालों के पास, या रेलवे इंजन ड्राइवर और उसके गार्ड के पास रहता है। हार्ड डिस्क भी इसका उदाहरण है, अर्थात दो हार्ड डिस्क में डेटा स्थानांतरित करने के लिए एक हार्ड डिस्क से पहले दूसरे हार्ड डिस्क में डेटा स्थानांतरित किया जाएगा, फिर दूसरे हार्ड डिस्क से पहले हार्ड डिस्क में डेटा स्थानांतरित होगा। इसी प्रकार मॉडेम भी है। फिर आता है फुल डुप्लेक्स। डेटा ट्रांसमिशन की इस अवस्था में डेटा का ट्रांसमिशन एक ही समय में, जी हाँ, एक ही समय में दोनों दिशाओं में एक साथ किया जाता है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं में संभव था, परंतु एक समय में एक ही तरफ, और फुल डुप्लेक्स में एक ही समय में दोनों दिशाओं में। इसका उदाहरण है टेलीफोन, मोबाइल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि। अर्थात टेलीफोन, मोबाइल के द्वारा हम जब बात करते हैं तो दोनों तरफ से आवाज़ें एक साथ सुन सकते हैं। चैटिंग के माध्यम से हम जैसे व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं या किसी और माध्यम पर चैटिंग करते हैं, तो हम भी लिख रहे होते हैं, उधर से वो भी लिख रहा होता है, और उसके द्वारा भेजा गया मैसेज हम भी देख सकते हैं, और हमारे द्वारा भेजा गया मैसेज तुरंत पहुंच करके वो भी देख सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक ही समय पर दो यूज़र आपस में अपने अपने लैपटॉप से आपस में बात कर सकते हैं, देख करके, सुन करके, बोल करके। जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। तो इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है।